का पूरा हो गया था टॉपिक। अब तुम्हारे पेपर है ना, आराम से 1 महीना, कम से कम 2 महीने पकड़ेंगे, तो आराम से फ्री माइंड होके पढ़ा करो। बहुत बर्डन मत लो पढ़ाई का, पढ़ते चलो पर बहुत बर्डन मत लो। न्यायपालिका कंप्लीट हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का गठन किस दिन हुआ? 28 जनवरी 1950। इससे 2 दिन पहले 26 जनवरी था। आप गणतंत्र बने थे और 26 जनवरी को आपने कुछ चीजें अपनाई थी। क्या क्या? आपने अपना राष्ट्रीय चिन्ह, जिसको आप कहते हैं नेशनल एम्बलम, जिसमें 4 शेर, घोड़ा, वृषभ, बैल या सांड, जिसको आप कहते हैं चक्र, और इससे ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी को राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, ये याद रखने हैं सबको। ये तीनों 24 के हैं। नेशनल एम्बलम शेर वाला ये 26 जनवरी का, और 28 जनवरी को आपकी न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बैठक स्टार्ट कर दी। इसके बाद न्यायपालिका में हमने देखा था हमारी शंकु आकार की है, एकीकृत है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इसके खिलाफ कहीं कोई सुनवाई नहीं हो सकती। अगर किसी को लगता है भाई मुझे गलत सजा मिली तो वो मर्सी पिटीशन डाल सकता है। मर्सी पिटीशन का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, आर्टिकल 72, और इसमें भी राष्ट्रपति ना बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मंत्री परिषद से सलाह करेगा, चांसेस इस बात के ज्यादा हैं। हाँ, लिखित में अगर देखोगे तो राष्ट्रपति की पावर्स में लिखा है आर्टिकल 72 के तहत उन्हें मृत्युदंड को माफ करने का भी बहुत बड़ा अधिकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट सीधे कोई मामले नहीं देखेगा, सिर्फ वो मामले जिनको आप कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, वो इसके पास जा सकते हैं। और इसमें आते हैं कोई स्टेट लड़े, स्टेट यूटी लड़े, यूटी स्टेट लड़े, कहीं भी कोई भी लड़ रहा है तो सीधा मामला किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में कहलाता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका हक है, यहाँ कोई बराबरी पर नहीं है कोई भी हाई कोर्ट। लेकिन जब आप कहते हैं मौलिक अधिकार में सुप्रीम कोर्ट, तो आप कहते हैं ये अधिकार संवर्ती है, क्योंकि संवर्ती मतलब दोनों पर लागू, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, यानी इसको आप प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में भी संवर्ती की लिस्ट में रखोगे। आप ऐसे मामलों को संवर्ती नहीं मानते, ये मामले हैं सीधे इसके। एक आपने देखा था ये अंतिम अपीलीय है, लास्ट अपील, इसके बाद कहीं कोई अपील नहीं है। इसके डिसीजन को आपको आंख बंद करके मानना है कि ठीक है, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेंगे कि ये कैसा डिसीजन लिया है। ये अपने किसी निर्णय को 2000 अगर इसने 21 में लिया तो 2030 में जाके उसको पलट भी सकता है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये कैसा कोर्ट है जिसने 21 में ऐसा कहा, 30 में, उसकी मर्जी है, वो अपने निर्णय को पलट सकता है। आपने वो मानना है जो इसने कह दिया, और आप मानेंगे ये साक्षी है, यानी ये एक एग्जाम्पल है, इसने जो कह दिया वो अंतिम है। अपनी बात को चाहिए उलट दे 10 साल बाद, 20 साल बाद, आप नहीं बोलेंगे कि इसने गलत किया, पहले ही आप गलत किया। जो इसने कर दिया आंख बंद करके विश्वास कर लो, इसको एग्जाम्पल मान लो। और जितने अधीनस्थ कोर्ट हैं, छोटे कोर्ट है, इसके अंडर आते हैं सबऑर्डिनेट, चाहे वो हाई कोर्ट है या वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, जो भी मामले तुमने सुने हैं ये सब मानते हैं कि साक्षी है। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला आज तक जितने हुए उन सबका क्या मेंटेन किया गया? रिकॉर्ड हाई कोर्ट के भी रखे जाते हैं सारे के सारे। तो इस रिकॉर्ड को छोटे वाले कोर्ट पढ़ते हैं, समझते हैं, और जरूरत पड़ने पे अगर वैसा ही केस है तो उसी को कंसीडर करके वैसा ही डिसीजन भी ले लेते हैं, चाहे ये अपना डिसीजन बदल ले। आप नहीं कहेंगे कि इसने पहले क्या गलत किया था जो बदला, इसने बदला, इसकी मर्जी। यहाँ के खिलाफ कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट में घुसने की एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। 5 साल जज, 10 साल वकील, या राष्ट्रपति की नजर में कभी कोई नहीं गया। इससे 5% टोटल मुश्किल गए हैं, 95% जज ही जस्टिस बन जाते हैं। आपके देश में सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद रिटायरमेंट की एज दी गई है 65 साल। हाई कोर्ट में जाके रिटायर होते हैं 62 साल। हाई कोर्ट का ही रास्ता इस तरफ खुलता है, यहाँ रिटायरमेंट जल्दी हो जाती है। ये बहुत सारे हैं आपके देश में, इसलिए इनके ट्रांसफर होते हैं। ये सिंगल है इसलिए इनका ट्रांसफर नहीं होता। जब कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंसती है तो मामला कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा आदमी बैठा रखा है जिसको आप कहते हैं ये महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत में कोई कार्यकाल नहीं लिखवा के आता, ये कुछ नहीं लिखा कि ये कितनी सैलरी लेगा, ना इसका कोई लिखित में कार्यकाल है जैसे सबका होता है, लेकिन इसका नहीं है। तो पूछेंगे किस पोस्ट का कार्यकाल ही लिखित में नहीं है? सरकार चाहे 1 साल इसको अपना वकील बनाए, चाहे 5, चाहे 10 साल रिपीट कर दे, ये सरकार की मर्जी है। सरकार कैग को ऐसे नहीं कर सकती। कैग का एक लिखित कार्यकाल है, एक लिखित सैलरी है, सैलरी इसको भी उतनी देते हैं, 250 280 मिलते हैं, वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। लेकिन न तो इसकी कोई लिखित में सैलरी का प्रावधान मिलेगा और न ही लिखित में इसका कोई टेन्योर या टाइम पीरियड मिलेगा, ये नहीं है, क्योंकि ये आदमी सरकार का आदमी है। इसे कहते हैं भारत का सरकार का पहला विधि अधिकारी। ये सरकार का वकील मान लो, हर टाइम पे सरकार के लिए खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट में मामले जा सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंसती है, तो सरकार अपना परमानेंट वकील कौन रखती है? महान्यायवादी। एक सरकार का महान्यायवादी दूसरी सरकार के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सरकार की सारी कमियों को, खामियों को जानता है और दूसरी सरकार इसको कभी नहीं रखेगी। ये तरीका है कि पहली का महान्यायवादी निकाल के नया बना लो। सरकार के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाएगा कि कैसा तुमने महान्यायवादी पकड़ा, उसकी मर्जी, जिसको चाहे अपना वकील रखे, उसके केस लड़ने, उसको पैसे देने हैं। अगर महान्यायवादी ना हो तो फिर एक आदमी होता है महाधिवक्ता। अधिवक्ता तो एडवोकेट हमें पता ही है, महाधिवक्ता इंग्लिश में कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। ये तब काम करता है अगर कौन गायब हो? अटॉर्नी जनरल। तो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी, विधि मंत्री नहीं कह रहे, ना विधि का सचिव कह रहे, विधि अधिकारी, ये है अटॉर्नी जनरल। और सेकंड लॉ ऑफिसर कौन है? सॉलिसिटर जनरल। दोनों सरकार के वकील है। अब सरकार के सारे केस क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने हैं, तो सरकार अपना वकील ऐसा बनाती है जो सुप्रीम कोर्ट की लायकियत रखता हो, जिसकी जो एलिजिबिलिटी रखते हैं लेने की, वो सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी रखते हैं, क्योंकि सारे मामले वहीं जाने हैं इनके। समझ में आ गया? ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम आज बात कर रहे हैं जो हमने कल स्टार्ट किया था, आपातकाल। आपके देश में आपातकाल के ही टॉपिक में एक शब्द आता है जो पूरे संविधान में कहीं नहीं है। क्या शब्द आता है? कैबिनेट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं था। आर्टिकल 352 में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया और 352 में कैबिनेट तब आया जब इसका मिसयूज कर लिया इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने सिर्फ एक फोन कॉल पे राष्ट्रपति को कह दिया कि देश की स्थिति खराब है, आप आपातकाल लगा दीजिए, और फखरुद्दीन ने बात मान ली और आपातकाल की घोषणा कर दी। जब सरकार बदली 1977 में, तो 1978 में अमेंडमेंट किया 44वां, और उन्होंने कहा ये मिसयूज है, एक फोन पे थोड़ी बात बनती है, आप लिखित सिफारिश करो, साइन करवाओ मंत्रियों के। लिखित सिफारिश के बिना हम इस बात को नहीं मानेंगे। आज आपका पीएम राष्ट्रपति को फोन करेगा तो कहेगा सर पहले लिखित में कागज दीजिए, क्योंकि प्रावधान है। तो अब पीएम एक फोन कॉल पे, जैसे इंदिरा ने मिसयूज किया, ऐसे नहीं कर सकता। पीएम को किसकी लिखित सिफारिश देनी पड़ेगी? मंत्री परिषद की। और मंत्री परिषद को ही आपने यहाँ, या मंत्रिमंडल को ही आपने क्या शब्द कह दिया? कैबिनेट। तो कैबिनेट की अनुशंसा पर, कैबिनेट के सजेशन पर, कैबिनेट की मोहर के बाद ही राष्ट्रपति देश में क्या लगा पाएगा? आपातकाल। वो किसी भी फॉर्म में है, 352 की फॉर्म में। समझ में आ गया ये? यानी ये शब्द देखो कितने काम का है। आपातकाल की कंडीशन हो सकती है 3। अगर आपका किसी के साथ युद्ध छिड़ जाए, अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण कर दे। आक्रमण और युद्ध में अंतर ज्यादा नहीं है। आक्रमण होता है आप चुप बैठे थे, किसी ने आके आपके ऊपर अटैक किया। युद्ध है हमने भी बराबरी की है। तो युद्ध और आक्रमण दो अलग अलग चीजें पर एक जैसे यूज होती हैं। और एक है सशस्त्र विद्रोह। ये सशस्त्र विद्रोह ही चेंज हुआ है। पहले यहाँ हुआ करता था आंतरिक अशांति, आंतरिक उपद्रव, जिसका मिसयूज किसने किया? इंदिरा गांधी। और अपने टाइम में 21 महीने देश में आपातकाल लगवा के बैठी रही, लोगों के मौलिक अधिकार सारे सस्पेंड करा दिए। जब भी कभी आपके देश में ये लगेगा तो मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे,
ये मौलिक अधिकार अपने आप नहीं छिनते, ये राष्ट्रपति और संसद मिलके, या कह लो मंत्री परिषद, ये सस्पेंड करते हैं। राष्ट्रपति और संसद या मंत्री परिषद, इसी का तो पार्ट है वो भी, ये मिलके सस्पेंड करते हैं। मौलिक अधिकार सारे छीन लिए जाएंगे, बस एक बचा रहेगा, आर्टिकल 21, जो कहता है जीवन का संरक्षण, या जिसे आप कहते हैं व्यक्तिगत जीवन का संरक्षण, कुछ भी कह लीजिए। आप सबकी लाइफ बची रहेगी, बाकी सब कुछ छिन जाएगा, बोलना, घूमना फिरना सब बैन कर देंगे, बस जिंदा रहने का अधिकार बचेगा। और इस आर्टिकल 20 के अलावा एक आर्टिकल, ये 21 के अलावा 20, जिसमें लिखा है जब तक किसी का अपराध सिद्ध ना हो या दोष सिद्ध ना हो उसको सजा नहीं देनी चाहिए। इसको भी बचा के रखते हैं। पर अगर दोनों पूछें तो पहला नंबर इसका। आपका आर्टिकल 19 तरह तरह की स्वतंत्रता की गारंटी देता था। कभी कहता था घूमने की, बोलने की, कहीं भी रहने की, प्रेस की, झंडे की, ये सब पहले कहा गया छीन लो अगर आंतरिक अशांति के कारण है तो। इंदिरा गांधी ने लगाया, प्रेस पे प्रतिबंध लगवाया, सारी लाइट उनकी बंद करवा दी। प्रेस में अगर लाइट नहीं, तो अखबार कहाँ से छपेंगे। लेकिन अब आपको पता है कि अगर आंतरिक अशांति तो वर्ड ही नहीं है, अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ तो आपका 19 आर्टिकल चलता रहेगा, यानी टीवी भी चलेगा, अखबार भी छपेंगे, रेडियो भी चलेगा। आर्टिकल 19 आपसे नहीं छीना जाएगा। अगर आपका युद्ध हुआ, आक्रमण हुआ, तो हो सकता है अखबार बंद हो जाए, टीवी बंद हो जाए, रेडियो। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ है तो टीवी पे लगातार खबरें चलेंगी, यहाँ पे किसानों ने ये कर दिया, सरकार ने ये, देखा होगा ना आप लोगों ने। तो सशस्त्र विद्रोह में आर्टिकल 19 नहीं छीनना। किसमें छीन लिया जाता था? इंदिरा गांधी ने ना टीवी चलने दिया ना रेडियो, सबको बैन कर दिया। तो आर्टिकल 19 अब मिलेगा। आर्टिकल 352 का यूज आपने 3 बार किया है। पहली बार 1962, 1971, 1975। 62 से चलते 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 अक्टूबर में आपके ऊपर अटैक कर दिया इस चाइना ने, चीन ने आपके ऊपर अटैक कर दिया अक्टूबर, नवंबर में खत्म भी कर दिया, लेकिन आपकी कंडीशंस नहीं सुधरी। आपके ऊपर जब 352 के तहत अटैक हुआ तो आपने कह दिया इंटरनल इमरजेंसी। उस टाइम आपके मुखिया थे राधा कृष्णन और आपका पीएम थे नेहरू। इन दोनों के टाइम में चाइना ने हमारे 2 हिस्सों पे अटैक किया। एक कल मैंने नेपाल बताया था, 5 हिस्से और एक कश्मीर। इस टाइम तुरंत से अक्टूबर में ही आपातकाल की घोषणा कर दी गई और ये आपातकाल की घोषणा लिखित में है कि 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराना होता है। भाई इसको लगा के रखें। और क्योंकि हमारे ऊपर अटैक दिख रहा था, 80,000 उनके आदमी, हमारे 10,000, कंडीशन बहुत खराब, इसीलिए तुरंत में इसको परमिशन मिल गई और फिर ये चलता चला गया। पहले लगाया तो सिर्फ 6 महीने के लिए था, लेकिन फिर हमने देखा कि नई स्थिति ठीक नहीं है। वैसे चाइना 1 महीने 1 दिन बाद हट गया था, लेकिन हमारा पीओके वाले का जो अपोजिट साइड है वो तो हड़प ही लिया था ना। हमें डर था इसका भरोसा कुछ नहीं है, इसलिए हमने इसको चला के रखा। 6-6 महीने करके हम इसको आगे बढ़ा रहे थे। उसी दौर में 65 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो 62 के एंड से लगा लो 63-64 और 65 आता हम शायद हटाते, लेकिन पाकिस्तान के अटैक के चक्कर में फिर 6-6 महीने करके हम इसको बढ़ाते चले गए। और ऐसा करते 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 जनवरी 1968 आ गया। तब जाके जब ताशकंद समझौता हो गया और हमें लगा कि चलो स्थिति थोड़ी थोड़ी संभल गई, चीजें कंट्रोल में आ गई, इंदिरा गांधी लीड में आ गई, देश स्टेबल बन गया, उस टाइम फिर आपने कहा चलो आपातकाल को हटा देते हैं। आपातकाल लंबा टिकना ठीक भी नहीं होता, इससे आपकी रेपो भी खराब होती है विदेशों में। तो ये बहुत लंबा चला। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये और कहाँ जाके खत्म हुआ? अगर हम इसको जल्दी हटाते तो फिर दोबारा लगवाना पड़ता, क्योंकि 65 में पड़ोसी ने फिर आक्रमण कर दिया था। तो इसीलिए आप इसको खींचते खींचते आगे तक ले गए। इसमें 6-6 महीने करके अनंत काल तक आगे बढ़ा सकते हैं। और आप देखो 68 में आपने हटाया, 71 में फिर अटैक हो गया। अगर कंडीशन हमें लगती है हम खींचते खींचते क्या पता 77 तक ले जाते, लेकिन वो हट गया था बीच में। 71 में फिर दोबारा हमारे ऊपर अटैक हुआ। इस बार आपके राष्ट्रपति हैं वी गिरी और आपकी पीएम है इंदिरा गांधी। इस बार आपने जब पाकिस्तान के कारण जब इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, हवाई हमले भी किए, तो हमें फिर इनका जवाब देने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। ये आपातकाल भी खिंचता चला गया।
क्योंकि आपने पड़ोसी बांग्लादेश को बनवाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और जिस बात से पाकिस्तान दुखी था क्योंकि उसका पूर्वी पाकिस्तान छिन गया था, तो आपको लगा कि स्थिति ठीक नहीं है, आप इसको खींचते खींचते चले गए। पहले कितने महीने के लिए था, फिर 6 करते करते ये जाके 1977 में 27 मार्च 1977 को ये खत्म हुआ, यानी 71 से 77 तक ये लगातार चलता रहा। तो 6-7 साल तक देश की हालत बहुत खराब थी। 75 इनके बीच में आया, लेकिन 75 में इंदिरा गांधी ने कारण अलग बता दिया। इन्होंने कहा ये लगा था आक्रमण के कारण, ये लग रहा है आंतरिक उपद्रव या आंतरिक अशांति के कारण। अशांति में आर्टिकल 19 छीना जाएगा, कंफर्म था ये। तो उन्होंने सारी प्रेस पे प्रतिबंध लगाया, टीवी रेडियो सब बंद करवा दिया, कोई साधन नहीं छोड़ा सोशल उस टाइम के मीडिया का। तो ये जो था आंतरिक अशांति वाला, इसको लॉजिकली इन्होंने कहा क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार अलग छिनते हैं तो इसलिए अलग आपातकाल लगाएंगे। यहाँ दूसरा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उन दोनों का कारण था आपके ऊपर अटैक, और ये खिंचते 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 21 मार्च तक चला गया 1977। ऑलमोस्ट एक साथ खत्म हुए हैं। 27 मार्च को खत्म हुआ जो पहले स्टार्ट हुआ था, और 21 मार्च को खत्म हुआ जो बाद में स्टार्ट हुआ था। और इस तरह आपके देश में आज तक का अंतिम आपातकाल किस सन में खत्म हुआ, 77 में। 3 पीएम में से 2 ही के नाम आएंगे, एक पिताजी और 2 टाइम में बेटी। राष्ट्रपति 3 अलग अलग हैं, पीएम 2 ही हैं। पहला था राधाकृष्णन, दूसरा वीवी गिरी, तीसरा फखरुद्दीन अली अहमद। आपातकाल जब भी लगेगा 352 का, तो ये अनिश्चित काल के लिए लग सकता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन मान लो ये इमेजिन करें जब चीन ने अपना अटैक बंद कर दिया 1 महीने 1 दिन बाद, और मान लो पाकिस्तान से हमें खतरा ना होता, तो इसके लिए सीधे अगर सत्र नहीं चल रहा होता या चल रहा होता, लोकसभा के बहुत थोड़े से लोग इस पे एक कागज पे साइन कर दें कि जी हमें ये वापस खत्म करवाना है, हमें आपातकाल बंद करवाना है। तो लोकसभा का ये लेटर बहुत थोड़े से साइन के साथ राष्ट्रपति के पास जाएगा अगर सेशन नहीं चल रहा, और अगर सेशन चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास, और 14 दिन के अंदर अंदर वो इस पे डिस्कशन कराएगा, और बहुत छोटे से बहुमत से, साधारण बहुमत से अगर ये पारित हो गया और सबने 50% प्लस 1 ने कह दिया कि हाँ यार बंद करो इसको, बिना बात क्यों, क्या जरूरत है खींचने की, तो आपके देश में से आपातकाल हट जाएगा। जब आपातकाल लगाया जाता है ना, तो कंडीशन टफ रखी जाती है, उसमें साधारण से काम नहीं चलता। कैसा बहुमत चाहिए, विशेष, और विशेष बहुमत 2/3 प्लस 2/3, तब ये माना जाता है। लोकसभा का अलग बहुमत, राज्यसभा का अलग। हटाने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत और लोकसभा अकेली हटा देगी, उस टाइम जरूर नहीं राज्यसभा को बुलाओ, क्योंकि हटाने का मतलब है आपके ऊपर से खतरा हट गया, तो क्यों इसको खींच रहे हो। लेकिन लगाने का मतलब है खतरा है, तो पहले बैठ के डिस्कस कर ले कितने दिन लगाएंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या दोबारा रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे। समझ में आ गई ये बात। हटाना बेहद आसान है। किसको कागज देना है, अगर लोकसभा चल रही है तो अध्यक्ष को, नहीं चल रही तो राष्ट्रपति। कितने दिन में बैठक बुला लेगा, 14 दिन में, और तुरंत से बस उसी दिन कहेगा हाँ भाई हटा दें, 50% प्लस 1 कह दें हटा दो जी, तो हट गया। लगाने के लिए कंडीशन टफ थी, लगाने के लिए था 1 महीने के अंदर लोकसभा से भी पारित कराओ और राज्यसभा, और कितने से पारित कराओ। आज तक कितनी बार पारित हुआ होगा, 3 बार, क्योंकि 3 ही बार लगा है। हटाने की कंडीशन आसान है, लगाने की कंडीशन टफ है। समझ में आ गया ये, ठीक है। पहले 352 पढ़ते हैं, फिर 356 पे आएंगे। कल जहां खत्म किया था उसी से आगे का टॉपिक होगा। देखो क्या, कौन सा पेज नंबर है, 155, आपातकालीन प्रावधान। पहले पॉइंट पर आ जाओ। संविधान का भाग 18, टोटल भाग कितने हैं, 17 में क्या है, राजभाषा, 15 में निर्वाचन, 18 में ये आपातकाल, ये टिक कर लो। भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक, ये बहुत काम का है। नीचे आ जाओ, टेबल टाइप दिया है, 352 टिक कर लो, आपात की उद्घोषणा। 356 टिक कर लो, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में। ये राज्यों के तंत्र की खबर राष्ट्रपति को कौन देता है, राज्यपाल। कितने दिन में, 15 दिन में रिपोर्ट। अगर 2 रिपोर्ट नेगेटिव है तो 56 लग जाएगा। इसके बाद 358 कर लो, 358, आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। कौन से आपात में निलंबन नहीं हो सकता,
सशस्त्र विद्रोह में टीवी पे आएगी खबर, उसको बंद नहीं करवाएंगे। किसने बंद करवा दिया था? इंदिरा गांधी। तब सशस्त्र विद्रोह था ही नहीं, तब क्या था? आंतरिक अशांति उपद्रव, तब खत्म किया था। 360 टिक कर लो, वित्तीय आपातकाल। संविधान में निम्नलिखित 3 आपातकाल हैं, पहला अंडरलाइन करना। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 56, वित्तीय आपातकाल 60। पहले राष्ट्रीय आपातकाल पे आ जाओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो, छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं। युद्ध की स्थिति, बाह्य आक्रमण की स्थिति, सशस्त्र उपद्रव, तीनों अंडरलाइन कर लो। फिर अगला पॉइंट देखो, संविधान में मूल रूप से आंतरिक उपद्रव शब्द था, इसको अंडरलाइन करना। मूल रूप से आंतरिक अशांति ही आंतरिक उपद्रव है, इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलते हैं इंग्लिश में। 44वां संविधान संशोधन 1978 सशस्त्र उपद्रव यानी आर्म्ड रेबिलियन शब्द को लाया गया। कौन सी सरकार थी ये? मोरारजी देसाई। कौन सा अमेंडमेंट था? 44वां, अंडरलाइन कर लो। 44वां संविधान संशोधन देसाई। कौन सा अमेंडमेंट था? 44वां, अंडरलाइन कर लो। 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर ही कर सकता है, डबल टिक करना ही। अब मर्जी चलेगी या उसकी बात ही माननी है, और वो बात कैसी होनी चाहिए? लिखित, यानी अब एक आदमी की मर्जी से आपातकाल नहीं लगेगा, ये टिक कर लो। मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर ही। इसी बात को किसने मिसयूज कर लिया था? इंदिरा। ना मंत्रिमंडल से पूछा और ना लिखित लाई, एक फोन घुमाया और साइन करवा दिए। नेक्स्ट टिक करना। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का आशय प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद। यहाँ लिख लो केवल यहीं आया है, मंत्रिमंडल जो लिखा है ना, या कैबिनेट लिख लो, ये शब्द केवल यहीं आया है। तो पूरे 395 में से कैबिनेट बस एक आर्टिकल में लिखा है 352, और वो भी क्यों कि इनसे पूछ के लगेगा, इनसे पूछे बिना नहीं। अगला पॉइंट देखना, आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा, ये टिक कर लो, दोनों सदनों द्वारा यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा 1 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना। अनुमोदन क्या होता है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक किया, अनुमोदन है ये, अंडरलाइन करना। संसद के अनुमोदन पर आपातकाल 6 महीने तक जारी रह सकता है। मान लो कल लग गया आपातकाल, तो कितने महीने के अंदर परमिशन? 1 महीने, अगर नहीं मिली तो खत्म, और मिल गई तो 6 महीने, दोबारा आगे बढ़ाना है, फिर परमिशन 6 महीने, फिर 6 महीने, परमिशन बार बार, ये टिक कर लो। प्रत्येक 6 महीने के लिए संसद की स्वीकृति से आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन कितने कितने महीने में पूछना पड़ेगा? 6 महीने में, प्रत्येक 6 महीने में। और स्टार्टिंग वाला कितने महीने के अंदर? स्टार्टिंग वाला। दोनों का क्या बहुमत चाहिए? विशेष, यानी 2/3 2/3। क्या इसके लिए संयुक्त बैठक करते हैं? ये नहीं, लगाने के जब लगेगा तो अलग अलग पारित करो, हटाना है तो इकट्ठी करो, या एक भी कह दो तब भी चल जाएगा। नेक्स्ट टिक करना। देश में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार, 1962, 71, 75। 62 का अटैक किसका है? चाइना। 71 का पाकिस्तान। 75 में आंतरिक अशांति। नीचे पॉइंट देखो, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियां, पहला, वो किसी भी राज्य को, पढ़ लो, अपनी कार्यकारी शक्तियों के उपयोग के ढंग के संबंध में निर्देश दे सकता है। क्या राज्य को निर्देश जारी किया जा सकता है 352 में? वो देश पे दिक्कत है, मान लो इस पे कश्मीर पे अटैक हो गया, तो क्या देश उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है? बिल्कुल देगा। नेफा पे अटैक हुआ तो क्या देश ने नेफा में जो सरकार थी उसको इंस्ट्रक्शन दी होंगी कि नहीं दी होंगी? बिल्कुल देगा। अगले पेज पे आ जाओ। वो लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को एक समय पर 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। ऐसा तब होता है जब इलेक्शन सिर पे हो। मान लो 1975 की तरफ जाएं, इंदिरा गांधी के ऊपर ब्लेम लगा चीटिंग का, कौन से सन में? 1975। इलेक्शन कब थे? 76 में, क्योंकि इससे पहले कब हुए थे? 71 में चीटिंग की, 75 में कहा भाई चीटिंग की है, तो अगले साल के इलेक्शन इसने क्या किया? क्या लगवा दिया? आपातकाल। और आपातकाल में आप लोकसभा के टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा के कहाँ ले गई है? 77। यानी लोकसभा के टाइम पीरियड को बढ़ाना पॉसिबल है अगर देश में क्या लगा हुआ हो? आपातकाल। तो वही बता रहे हैं कि लोकसभा के कार्यकाल को एक समय पर 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टिक करना। क्यों बढ़ाना पड़ेगा लोकसभा का कार्यकाल? क्योंकि क्या नहीं हो सकता? इलेक्शन। और अगर लोकसभा भंग कर दी तो देश चलाएगा कौन? इसलिए कार्यकाल 1 साल बढ़ा लो। नेक्स्ट देखना, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की प्रणाली में संशोधन कर सकता है। केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय पैसा कब बढ़ता है? किसकी कहने पर बढ़ता है?
वित्त आयोग याद है, कभी 70-30 बांटता है, कभी 68-32 बांटता है, कभी 65-35 बांटता है। ये पैसे का बंटवारा किस किस के बीच में है? केंद्र और राज्य। ये बंटवारा करने की पावर अपने दिमाग में मंत्रियों के में नहीं है, वो इसके लिए सलाह लेते हैं। किसकी सलाह लेते हैं? फाइनेंस कमीशन, जिसको आप कहते हैं ये हमारा वित्त आयोग है। वित्त आयोग में पढ़े लिखे, जिनका नॉलेज का लेवल बहुत हाई हो, जिनको आरबीआई के गवर्नर टाइप की पोस्ट मिलने की काबिलियत हो, हाई कोर्ट का जज बनने की काबिलियत हो, जिसको सोशल सोसाइटी के सारे अनुभव हो, ऐसे आदमी को फाइनेंस कमीशन का मुखिया और मेंबर बनाया जाता है। 4 होते हैं मेंबर, एक होता है मुखिया। तो ये बहुत तेज दिमाग, जिनका दिमाग का स्तर बहुत ऊंचा है, वो होते हैं। ये सलाह देते हैं इतना इतना पैसा बांट लो। लेकिन अगर देश में लग गया आपातकाल, तो क्या इस पैसे में चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल, वही पॉइंट है वो। अब दोबारा पढ़ के देखो, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों की वितरण की प्रणाली में चेंज कर सकता है। तो ये वितरण की प्रणाली किसका सजेशन होती है? फाइनेंस कमीशन का, बदल सकते हैं। नेक्स्ट भी टिक करना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21, अपराध के लिए दोष सिद्धि से संबंधित सुरक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 20 को छोड़कर नागरिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित कर सकता है। राष्ट्रपति सस्पेंड करेगा अधिकार या अपने आप हो जाएंगे? अपने आप नहीं होंगे, राष्ट्रपति कहेगा। राष्ट्रपति को पावर है, वो सस्पेंड करेगा। और किससे पूछ के करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। ये अगली लाइन टिक करना, अनुच्छेद 19, ये पढ़ लो। बल्कि इसके अतिरिक्त 6 तरह की आजादी का अधिकार। 6 तरह की आजादी कौन कौन सी थी? घूमने फिरने की, बोलने की, है ना, प्रेस की, झंडा फहराने की, आवास की, पढ़ी थी ना, रोजगार की, वो सारी। अनुच्छेद 19, ये टिक कर लो, निलंबित हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं जब बाह्य आपातकाल की घोषणा हुई हो, युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर, न कि आंतरिक आपातकाल की स्थिति में, यानी सशस्त्र उपद्रव की स्थिति। तो बताओ 19 कब नहीं हटेगा? यानी हमें सशस्त्र विद्रोह की जानकारी टीवी पे और रेडियो पे मिलती रहेगी। कब हट सकता है? बाहर से अटैक कर दिया, टीवी बंद कर दो। वो भी तो टीवी देख रहे होंगे ना, हमारे रेडियो अच्छा ऐसा कर रही है इनकी सरकार। हमारे तो इतने पागल है, अपनी सारी बातें, देखा है, सुरक्षा की सारी बातें बता देंगे। और इतनी अकल नहीं कि ये सब यूट्यूब से दुनिया देख लेती है। आप चाइना को देखो, नॉर्थ कोरिया का, आप एक खबर नहीं पर, आप गूगल कितना ही सर्च कर लो, कुछ मिलेगा ही नहीं। उन्होंने कुछ भी अपलोड नहीं कर रखा। और हमारा, तुम ये भी सर्च करोगे ना, इंडिया के मेन सेंटर्स कहाँ है आर्मी के, कितनी दूरी, कितने है, तो सब कुछ अपलोड है। इंडिया की तो ऐसी है कि खुली किताब, सबको पता है कहाँ इनके रिसर्च सेंटर है, कहाँ क्या है। उत्तरी कोरिया जैसे देशों का किसी को कानो कान खबर नहीं, हर साल परीक्षण करेगा, लेकिन उनका कौन सा सेंटर जिसको उड़ा सके, कि अमेरिका तक को नहीं पता, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो आपके देश में ये अधिकार कब नहीं छीना जाएगा? अगर सशस्त्र है तो करते रहो रिपोर्टिंग। नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट पढ़ लो। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अंडरलाइन करना, संसद उन विषयों से संबंधित कानून भी बना सकती है जो राज्य सूची में शामिल थे। यानी क्या राज्यों के विषय पर संसद काम कर सकती है? बिल्कुल। ऐसे कानून आपातकाल के 6 महीने बाद प्रभावी नहीं रहते। 6 महीने बाद राज्य अपने काम खुद कर लेगा। नेक्स्ट आना, बशर्ते, पहला पॉइंट, पूरे देश में, अच्छा ये कह रहे हैं 356 को थोड़ा इसके साथ समझा देती हूँ, फिर आसान लगेगा। देखो बोर्ड पर, 352 सबकी समझ में आ गया? 356 क्या नाम है इसका? इसका नाम ही अलग है, इसका नाम है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। क्या ये कहीं लिखा है कि राज्य को केंद्र की बात मान के संविधान के अकॉर्डिंग काम करना है और उसने नहीं किया तो गलत होगा, ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा है, तभी तो राज्य सीधे रहते हैं। किस में लिखा है ये? 365 में। इसको उल्टा कर दिया मैंने। 365 में लिखा है, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करे और पूरे राज्य में एक अच्छा संविधान के अकॉर्डिंग सिस्टम बना के चले। अगर वो ऐसा नहीं करता तो केंद्र वहां पर क्या लागू कर सकता है? ऐसा बताया गया है राज्य को पहले से लिख के। किस आर्टिकल में? कि आप किसके निर्देशों का पालन करो? केंद्र के। अगर आपने नहीं किया तो कौन सा आर्टिकल लग जाएगा? 356, जिसे आप कहते हैं राष्ट्रपति शासन। अगर किसी राज्य में संविधान का उल्लंघन हो रहा हो या संवैधानिक तरीके से काम ना कर रहा हो, तो हम सब जानते हैं उस राज्य का राज्यपाल एक्चुअल में उस राज्य का आदमी होता है कि नहीं होता? नहीं होता।
सीएम वहीं का है, झूठ लिख देगा, कुछ भी झूठी खबर बना देगा। राज्यपाल है बाहर का। ये ज्यादातर तो ऐसे होते हैं, आधों को तो बोली समझ नहीं आती। अब बंडारू दत्तात्रेय को क्या तुम्हारी हरियाणवी भाषा समझ में आएगी क्या? उनको नहीं पता कुछ। ऐसे ही आपके हरियाणा का कोई मान लो तमिलनाडु चला गया, वो तमिल में क्या खुसर पुसर कर रहे हैं उसे क्या पता। तो वो आदमी असली रिपोर्ट बना के देगा, ऑथेंटिक रिपोर्ट। किसको पहुंचाएगा? ये गृह मंत्री को। अगर इसकी रिपोर्ट में क्राइम बहुत ज्यादा दिखता है, गड़बड़ ज्यादा दिखती है, दंगे दिखते हैं या विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर क्या सरकार कहीं ना कहीं कोई स्टेप लेगी? या तो सरकार खुद संभल जाए अपने आप। जैसे आज का बयान था अनिल विज ने, देखो क्या कहा, सीएम को चिट्ठी लिखी है सीएम हरियाणा को अनिल विज ने, दोनों एक ही तो पार्टी के हैं, कि भाई कड़ी कार्यवाही। आजकल देख रहे हो थोड़ा सा दिखावट कर रहे हैं या पता नहीं सच में करेंगे कि बहुत सख्त हो जाएंगे, कोई अगर ऐसे पकड़ा गया तो उसकी नौकरी कभी लगेगी नहीं, 60 साल की, मतलब ये सब चीजें। अगर ऐसा होता है, तुम्हें क्या लगता है सरकार अपने आप ऐसा कर रही है? उनको फील हो रहा है कि ये रिपोर्ट अब जो जाएगी वो नेगेटिव जाएगी। 15 अगस्त से पहले की रिपोर्ट भी नेगेटिव है और 15 के बाद की भी, क्योंकि लगातार देखो अखबारों में आ रहा है। 2 रिपोर्ट नेगेटिव जाने का मतलब आपसे आपका राज्य नहीं संभल रहा। तो इसलिए सरकार को दिखाना पड़ेगा कि जी रिपोर्ट बेशक नेगेटिव है, हम भी देखो कार्यवाही कर रहे हैं। आप ये देख लो, जिस दिन से बच्चे युवा जागे हैं, सरकार का रोज बयान आ रहा है, कभी किसी फॉर्म में कभी किसी। वो करेंगे नहीं करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन सरकार को दलील देने के लिए कुछ चाहिए ना। अब 20 तारीख, कल है 20, आज है, आज से सेशन स्टार्ट हो गया, आज से मॉनसून सत्र स्टार्ट। तो मॉनसून सत्र सिर्फ 4 दिन चलना है, 24 को खत्म होना है। इन 4 दिनों में विपक्ष ने सब कुछ तैयार कर लिया और विपक्ष देखना 100% हावी रहेगा इस बात को लेकर कि पेपर का मामला उठते ही सारा युवा विपक्ष के साथ। जितना विपक्ष दमदार तरीके से आपके पेपर को रखेगा उतनी उसकी वाहवाही होगी। और हरियाणा में तो विपक्ष ज्यादा कमजोर है भी नहीं, 32 पे तो बैठे ही थे, वो 40 पे थे जो राज कर रहे हैं, और जो हारे थे वो 32 पे, तो 8 ही का तो अंतर था। उन्होंने भी तो किसी और को साथ पकड़ के ही सरकार बना रखी है। तो इसका मतलब आपके यहाँ भी ये मुद्दा खूब बढ़िया रहेगा। विपक्ष कोशिश करेगा मैं इसको इतने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करूं कि सारा युवा मेरी तरफ है, भाई हाँ ये सरकार बढ़िया है, अब आने तो 2024 इसी को लाएंगे, चाहे आगे जाके वो ऐसे ही बने, लेकिन अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने का मौका। राज्यपाल को कोई मतलब नहीं है, तुम लड़ो तुम मरो, तुम्हारा अनिल विज कुछ लिखे, तुम्हारा सीएम, हमें कोई मतलब नहीं। वो अपनी, उनको तो बोली भी समझ कहाँ आती होगी। बंडारू जी को क्या समझ में आया तुम क्या बोलते हो? वो तो सीधी अपना ऑब्जर्व करेंगे, ट्रांसलेटर से पूछेंगे, रिपोर्ट लिख के सीधी कहाँ पहुंचाएंगे? गृह मंत्री फोन घुमाएगा, हाँ जी क्या चल रहा है पिछले 15 दिन से, ये कहाँ तुम्हारी इतनी क्राइम रिपोर्ट बढ़ रही है, लोग ऐसा। तो कहेंगे देखो सर जी हम तो काम कर रहे हैं, हमारे वित्त मंत्री ने ये कहा, हमारे इसने ये कहा, सीएम ने ये कहा, हमारा HSSC ये, हमने ये सब। अब अगले भी तो अपना कोई ना कोई जुगाड़ रखेंगे, वो सब रिपोर्ट के साथ साथ वो भी दिखा देंगे गृह मंत्री को। फिर गृह मंत्री आश्वस्त हो जाएगा कि हाँ ये काम कर रहे हैं। तो अब इस तरीके से 356 बच गया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके यहाँ जो सरकार है, केंद्र में भी वही सरकार है। अगर सरकार उल्टी हो ना तो ऐसा बवाल मचा दें कि 356 लगा के ही दम लें, उनको लगेगा अच्छा मौका है इनको फंसाने का। किया नहीं, पौंडीचेरी में किया, तो पौंडीचेरी में यूटी में हटा तो दी कांग्रेस, फरवरी कांग्रेस थी, अब बीजेपी की है। तो ये मान के चलो कि 356 का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा मिसयूज ना करे कोई, क्योंकि कई बार क्या होता है, अच्छा बीजेपी है, सोचेगी कांग्रेस को कहां से हम निकाल सकते हैं, झूठी रिपोर्ट बनवा दो 2-4 राज्यपाल भी उनका। लेकिन इस कंडीशन में कहा गया 356 को न्यायालय में चुनौती मिल जाएगी। अगर गड़बड़ कर दी ना तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देगी सरकार। अगर सरकार गलत नहीं है और आप रिपोर्ट नेगेटिव बना रहे हैं तो दिखाइए कहाँ लिखा था ऐसा कि हमने ऐसा किया। भाई कहीं तो लिखित में तो आया होगा, कोई विरोध, कोई पिक्चर कुछ तो होगा ना, तो कोई विरोध की पिक्चर मिलनी ना कोई नेगेटिव खबर। तो फिर वो कहेंगे हम इसको न्यायालय में लेके जाएंगे। और अगर न्यायालय में चुनौती मिल गई और फिर ये पाया गया कि राज्यपाल ने भी चीटिंग की और गृह मंत्री ने और राष्ट्रपति ने, तो फिर ये बेहद शर्मनाक होगा और वो राज्यपाल के सिर पे आएगी बात की भाई तो झूठी रिपोर्ट क्यों बनाता है। तो झूठी रिपोर्ट में गड़बड़ है ना, इतनी बड़ी पोस्ट है, वो ऐसा बेवकूफ नहीं है। न्यायालय की चुनौती से सबको डर लगता है और इसीलिए ये मत मानना कि मर्जी से रिपोर्ट लिखी जाती है। रिपोर्ट का कोई ना कोई तर्क आपके पास होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी ना तो आपको जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जी मैंने ये रिपोर्ट में इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये मान के चलो कि बहुत आसान नहीं होता 356 लगना, पर आपके देश में मिसयूज हमेशा होता है हर चीज का। और 2 बड़े एग्जाम्पल देती हूँ। एक तो कांग्रेस ने किया
जब कांग्रेस के पास पावर थी और एक की जनता पार्टी ने। जनता पार्टी का मुखिया मोरारजी देसाई 1977 सरकार में आए और देखा कहां कहां कांग्रेस की सरकार है, 9 राज्य, तुरंत 9 राज्यों में कह दिया हटाओ इनको और क्या लगा दो 356 राष्ट्रपति शासन। गलत किया ना, एक आधे राज्य में, फिर भी 9 राज्य का क्या मतलब। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई, कांग्रेस ने कहा जहां जहां जनता पार्टी है 77 में, क्योंकि कई राज्यों में देखो 77 में जनता पार्टी के आदमी जीते थे, इसने उनके 9 राज्यों में फिर लगवाया 356। तो ये कराना ठीक है या गलत है? ऐसे तो तुम दुनिया को यूं ही करते रहो, कभी तू लगाएगा कभी तू, हम मर गए जिनके राज्यों में लगा। तो इसीलिए अब कहा कि राष्ट्रपति शासन कोई आपका टॉय नहीं है, कोई आपका खिलौना नहीं है कि जिसकी सरकार आई वो अपोजिशन की पार्टी पे लगवा दे। इसके खिलाफ न्यायालय में आपको जवाब देना पड़ेगा और अगर आप फंस गए ना तो ये बढ़िया वाली बेइज्जती है। इसका इतना ज्यादा यूज किया आपके देश में, इतना ज्यादा, 130 बार लगभग आपने इसका प्रयोग कर लिया। तो सोचो हर राज्य में तो मजाक बना रखा है, जहां मन करता है 356। सिर्फ 2 स्टेट बचे हुए हैं आपके, एक तेलंगाना और एक छत्तीसगढ़, बस। इन दोनों के अलावा कोई स्टेट नहीं बचा, सबने राष्ट्रपति शासन लगा लिया अपनी मर्जी से या विपक्ष की सरकार के चलते। इसमें सबसे ज्यादा बार लगा है आज तक यूपी में। कितनी बार? बराबरी पर आ गया मणिपुर। मणिपुर भी कितनी बार ले गया? 10 बार। सबसे पहला राष्ट्रपति शासन आपके राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद 1951 में पंजाब में लग गया। ये पेप्सू विवाद था, इसके सारे कागज पंजाब के दिल्ली गए और दिल्ली से इसका पास हुआ सारा कामकाज। और इसी के यहाँ जब ये राष्ट्रपति शासन 52 में हटा तो इसके बजट पे चर्चा चल रही थी और उस टाइम के राष्ट्रपति ने कहा था कि क्योंकि अब पंजाब से राष्ट्रपति शासन हट गया, मैं इस बजट पे साइन नहीं करूंगा। ये पहला राष्ट्रपति था जिसने एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया। कौन था ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1951 में पंजाब में पहला और इसी पंजाब में आज तक का सबसे लंबा 10 साल पंजाब ने मिलिटेंसी के टाइम में देखे बुरा हाल आतंकवाद का। ये जो था ना, ये इंदिरा गांधी का मर्डर, इसके बाद तो स्थिति बहुत खराब हुई। 1987 से लेके 1992 लगातार 5 साल, और इनके दिनों में अगर संख्या गिने तो 3510 दिन निकलते हैं। तुम 3500 याद कर लेना, 3000 से ज्यादा दिन। 10 साल राष्ट्रपति शासन लगना कोई मजाक नहीं होता। किश्तों में लगा कहीं कहीं पर, एक साथ 5 साल का लगा 1987 से 1992। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऐसी खराब स्थिति जम्मू कश्मीर की रही 1990 से 96, यहाँ भी क्या लगाना पड़ा? राष्ट्रपति शासन। इन दोनों का रिकॉर्ड है। बाकी हरियाणा जैसा, यूपी जैसा ठीक है, लगा महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद हटा दिया। इतना लंबा राष्ट्रपति शासन कि 5 साल लगातार या 6 साल, ये सिर्फ 2 स्टेट्स में हुआ है, या तो पंजाब में या तो जम्मू कश्मीर में। और आप सब जानते हैं ये दोनों मिलिटेंसी प्रभावित क्षेत्र थे। आतंकवाद का बहुत ज्यादा बोलबाला आपके पंजाब ने भी देखा और आपके जम्मू कश्मीर ने भी देखा। समझ में आ गए? ये आपके देश में आज तक कितनी बार लगभग आपातकाल लग गया वाला राष्ट्रपति शासन? कितनी बार? 130 बार। सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा? यूपी। और सबसे पहला कहाँ लगा? पंजाब। सबसे लंबा भी पंजाब। एक बार कर्नाटक में लगा था ये 7 दिन का, महज 7 दिन का नेशनल, ये क्या नाम है इसका, राष्ट्रपति शासन। नेशनल तो बड़े वाली। सबसे छोटा आपातकाल आज का 356 का 7 दिन का कर्नाटक। तो कुछ क्वेश्चंस हैं ये, पहला पूछे लंबा पूछे, आंसर क्या आएगा? पंजाब। सबसे छोटा कहे कर्नाटक। और मणिपुर और यूपी में सबसे ज्यादा बार, कितनी बार? 10-10 बार। जल्दी से पढ़ो अब अगला पॉइंट। हम कहाँ पहुंचे थे? ए पढ़ रहे हैं ना अभी, 6 माह। ये पॉइंट देखो जो 156 पे डॉटेड पॉइंट थे, बशर्ते। अब फिर वापस उसको पढ़ ले। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद उन विषयों से संबंधित कानून बना सकती है जिसे किसमें दिया गया जगह? राज्य सूची में। ऐसे कानून आपातकाल के 6 माह बाद प्रभावी नहीं रहते। बशर्ते पे आ जाओ। पहला दूसरा पॉइंट, पूरे देश में या पूरे राज्य या राज्य के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो। यानी किसी भी राज्य में 356 के बाद अगर आपको इलेक्शन नहीं देखने को मिल रहे तो इसके 2 कारण हैं। वैसे 356 जब हटता है ना तो वहां तुरंत क्या करा देते हैं? इलेक्शन।
भाई नई आ जाओ सरकार, संभालो अपना काम। लेकिन अगर 356 हटाने की कंडीशन पे आ गया और दो दिक्कत हो गई, दो दिक्कत में से पहली दिक्कत, जब 356 हमें हटाना है उस टाइम देश में क्या लग गया, 352, या देश के किसी एक भाग में लग गया, मान लो नॉर्थ ईस्ट में। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिहार में हमें लगाना है, सिर्फ एग्जाम्पल है। उस टाइम 356 हमें हटाना था, बिहार में लगा हुआ था, हटाना है, लेकिन तभी पता चला कि देश में क्या लग गया, आपातकाल। कौन से आर्टिकल, 352, बड़ी बात है, नहीं हटाएंगे, या किसी एक पार्ट में लग गया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन लिख के दे दे कि जी आप जहां से ये आपातकाल, ये राष्ट्रपति शासन हटवा रहे हैं ना, यहाँ इलेक्शन हो नहीं सकते, यहाँ स्थिति बहुत खराब है। तो इन दो कंडीशन में इसका ये 356 वाला आर्टिकल बढ़ते 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 कितने साल तक जा सकता है, 3 साल। वैसे 356 6 महीने तक चलता है। लग गया किसी राज्य में, 2 महीने के अंदर इसको लोकसभा प्लस राज्यसभा से साधारण बहुमत से पारित करवा लो। लोकसभा राज्यसभा कह दे हाँ भाई इस राज्य में स्थिति बहुत खराब है, चलने दो, राष्ट्रपति साइन कर दे तो कहते हैं राष्ट्रपति शासन लग गया। कितने महीने तक, कितने महीने में अनुमोदन लिया, 2 महीने, चलेगा कितने महीने, 6 महीने। अब लगे नहीं भाई इसकी स्थिति नहीं सुधरी तो दोबारा 6 महीने बढ़वा लो। 1 साल के अंदर 99% केसेस में राज्य की स्थिति सुधर जाएगी, क्योंकि राज्य छोटा सा होता है, इतना कोई पावरफुल नहीं है, किसी ने बाहर से अटैक भी नहीं किया। अगर 1 साल के बाद कंडीशन खराब हो, 2 कंडीशन, क्या क्या, देश में 352, उसी टाइम किसी ने अटैक कर दिया, चाइना ने, तो फिर कहेंगे अब कहां से राष्ट्रपति, ये इलेक्शन छोड़ो, इसको चलने दो। या फिर कौन लिख के दे दे यहाँ पॉसिबल नहीं है, उस कंडीशन में 356 चलता चला जाएगा। और चलने के बाद कितने साल मैक्सिमम पकड़ेगा, 3 साल, 3 साल मैक्सिमम। यानी 1 साल से कंडीशन कितने पे ला सकते हैं, 1 से 3 पे लाने की 2 कंडीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन ने लिख के दे दिया, या 352, देश में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी। 3 से 5 करने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 3 से 5 का एग्जाम्पल आप दोगे जम्मू कश्मीर और एक पंजाब। जम्मू कश्मीर को उतना कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि उस टाइम वो विशेष राज्य था, वो तो राष्ट्रपति शासन लगा था, राज्यपाल शासन लगाया करता था। चलो देखें जरा क्या कहते हैं, शर्तें देखो। पहली, पूरे देश में या पूरे राज्य या राज्य के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो, अंडरलाइन कर लो, राष्ट्रीय आपातकाल। 352 लिख लो यहाँ, अगर 352 लगा हुआ है तो फिर 56 नहीं हटेगा। नेक्स्ट चेक कर लो, चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि संबद्ध राज्य में, उस राज्य में आम चुनाव का आयोजन कठिनाइयों के कारण नहीं हो सकता। यानी इलेक्शन कमीशन कह दे भैया बिहार में नहीं हो सकता, तो फिर कहेंगे चलो चलने दो। या क्या हो जाए देश में, 352। इसके बाद राज्य आपातकाल पे आ जाओ, फटाफट से टिक करना, तीसरी लाइन पीछे। केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर राज्य शासन व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले सकता है। सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। राज्य आपातकाल भी कहते हैं, संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। किस कारण लगता है, देखो पॉइंट दिए हैं। पहला, जब राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट, इसको टिक कर लो, राज्यपाल की रिपोर्ट कितने दिन की रिपोर्ट है, 15 दिन, किसके पास गई थी, गृह मंत्री। गृह मंत्री ने गड़बड़ देखी तो किसको पकड़ा दी, राष्ट्रपति को। तो राज्यपाल की रिपोर्ट, आगे पढ़ लो, या अन्य आधार पर आश्वस्त हो जाए कि, टिक करो, राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा, तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ये किसकी रिपोर्ट के बेसिस पे हुआ है, राज्यपाल। अगला पॉइंट पढ़ना, क्या पॉइंट, अभी मैंने क्या बताया, क्या राज्यों को केंद्र के निर्देश मानने होते हैं, ना माने तो 365 में लिखा है कि राष्ट्रपति शासन। अगला पॉइंट देखो, यदि राज्य सरकार केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उससे प्रभावी करने में असफल है, टिक कर लो, यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देश मानने में असफल है तो अनुच्छेद 365, ये 56 नहीं लिखा, 365 के तहत राष्ट्रपति सत्ता संभाल सकता है। तो 2 तरीके हैं, एक 356 और एक 365। 65 ने क्या कहा, राज्य को किसकी बात माननी है, केंद्र, नहीं मानेगा तो 356 लगेगा। ये कहाँ लिखी है बात, 365 में। इसके बाद नीचे 1 2 3 पॉइंट्स में, पहले पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट की सेकंड लाइन टिक कर लो पीछे, राज्यपाल को प्रदत्त सभी या कुछ शक्तियां अपने अधीन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट,
राष्ट्रपति ये घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानसभा की शक्तियों का उपयोग या तो संसद करेगी या संसद द्वारा कोई और जिसको बना देंगे वो, यानी राज्य की पावर किसके हाथ में चली गई? संसद। तो राज्य का बजट कौन बनाएगी? अगर राज्य का बजट संसद बनाएगी तो वही देखेगी पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा। अगले पेज पर आ जाओ। राष्ट्रपति लोकसभा के सत्रावसान के समय राज्य की संचित निधि से व्यय निकाल सकता है। संसद की स्वीकृति बाद में ली जाती है। राष्ट्रपति संसद के सत्रावसान के समय राज्य में प्रशासन के लिए अध्यादेश, यानी इनके सारे काम जो पहले कौन करता था? राज्यपाल। अब कौन करेगा? हाँ, जो पहले विधानसभा काम करती थी अब कौन करेगी? लोकसभा या संसद कह लो। अगला पॉइंट टिक करना। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की अवधि में राज्य के बजट और विधेयकों को संसद पारित करती है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकार या राज्य का मुख्य सचिव, सचिव कौन होता है? आईएएस रैंक का चीफ सेक्रेटरी, सबसे बड़ी हस्ती, की सहायता से राज्य का शासन राष्ट्रपति की ओर से चलाता है। सीएम हट गया तो कौन काम करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल को हो सकता है उतनी नॉलेज ना हो तो किसकी हेल्प लेगा? मुख्य सचिव। वैसे भी मंत्री सारी किसकी मदद ले रहे थे? सारा काम तो सचिव ही कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। यहाँ उल्लेखनीय राष्ट्रपति शासन के दौरान न्यायालय की संवैधानिक स्थिति। बताओ, अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो हाईकोर्ट की पावर किसके हाथ में जाएंगी? हाईकोर्ट की पावर अपने हाथ में रहेंगी। उसने कोई गलती थोड़ी की है। गलती किसने की है? सरकार ने। सरकार ने गलती की, सरकार फंसे। हाईकोर्ट ने कोई गलती की नहीं, वो अपना नॉर्मल बैठा रहेगा। सरकार के ऊपर बला आई है तो सरकार निपटे। न्यायपालिका को कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार गिरी है, सरकार हटी है, सरकार नहीं है, सरकार 6 महीने की है, 1 साल की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको दिक्कत बस तब होती है अगर कौन मर जाए राज्य में? राज्यपाल। फिर उस कंडीशन में उसको क्या बनना पड़ जाता है? जैसे राष्ट्रपति को कुछ हो जाए तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है सीजेआई। अब राज्य में उपराज्यपाल तो नहीं होता ना, तो राज्यपाल मर गया तो किसका नंबर आएगा? चीफ जस्टिस का। उसको बस इसकी चिंता है, बाकी उसको चिंता नहीं है। ये टिक कर लो। क्या करता है वो? राष्ट्रपति शासन के दौरान संबंधित राज्य न्यायालय की संवैधानिक स्थिति, नेक्स्ट लाइन में टिक करना, राष्ट्रपति शासन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाईकोर्ट चलता रहेगा, अपना काम करता रहेगा, चाहे विधानसभा टूटे, भंग हो या राष्ट्रपति शासन करे, कोई फर्क नहीं पड़ना। वित्तीय आपातकाल आज का लास्ट टिक कर लो, सेकंड लाइन पीछे, अनुच्छेद 360। भारत अथवा इसके किसी भाग में, तीसरी लाइन, वित्तीय स्थिरता की स्थिति खतरे में है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा पर संसद को 2 महीने के भीतर अपनी स्वीकृति देनी होती है। और 356 के लिए और 52 के लिए, 52 है देश की दिक्कत, 1 महीने में पास कर दो। कितने दिन के लिए? 6 महीने। फिर दिक्कत है तो 6 महीने, फिर दिक्कत है तो अनिश्चित काल, जब तक दिक्कत नहीं हटेगी आपातकाल लगेगा। राज्य में क्या करते हैं? कितने महीने? 2 महीने। कितने महीने के लिए? 6 महीने। ज्यादा दिक्कत है जी, 6 महीने। अगर दिक्कत ज्यादा ही है तो 2 कारण ढूंढो, या तो 352 लगाए या इलेक्शन कमीशन कह दे जी यहाँ इलेक्शन नहीं हो सकता। कितने साल के लिए? 3 साल। इससे भी ज्यादा बढ़ाओगे तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 360 के लिए कह दिया 2 महीने, और आज तक 360 यूज नहीं हुआ इसलिए इसके बारे में ज्यादा खुल के लिखा भी नहीं गया, ना पता, इसकी व्याख्या ही नहीं करनी पड़ी ज्यादा। ये टिक कर लो। आपातकाल तो किसी भाग में वित्तीय आपातकाल की घोषणा पर संसद को 2 महीने के भीतर स्वीकृति देनी होती है। पहला पॉइंट टिक करना, देश में वित्तीय आपातकाल के कारण के दौरान राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। क्या ये सैलरी काट सकता है? न्यायाधीशों की सैलरी कभी नहीं कटती, बताया था ना, लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल आ गया तो उनकी भी कटेगी। राष्ट्रीय एक भारित व्यय बताया होगा, एक शब्द है संचित निधि पर भारित व्यय। सबका नहीं होता ये। संचित निधि पर भारित व्यय वो होता है जिसकी सैलरी के ऊपर आप बोल नहीं सकते, ना आप डिस्कशन करोगे, ना आप कम कर सकते। ये किसकी है ऐसी सैलरी? कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी क्या कहलाती है? संचित निधि पर भारित व्यय। ये तुम्हारा भार है, तुम्हें उतारना है, तुम चिक चिक नहीं करोगे, तुम यूं नहीं रहोगे हाय जी इनको इतने क्यों मिलते हैं, ये 280 का क्या कर रहा है, ये 2.25 का, ये 2.5 का, इनके काट दो, इनके पैसे कम कर। नहीं, तुम बोल नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं हो सकता? डिबेट।
या डिस्कशन कहाँ पर नहीं हो सकती? लोकसभा और राज्यसभा। जब डिबेट नहीं है तो वोटिंग तो होगी ही नहीं, यानी इसकी सैलरी पे आप लोकसभा राज्यसभा वाले कोई नहीं बनते बोलने वाले, वही बता रहे हैं। फटाफट से इसमें टिक करना। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड लाइन, वेतन भत्तों में कटौती संबंधी निर्देश। क्या सरकार की नौकरी करने वालों की सैलरी काट देगा? बिल्कुल। जब ये हुआ था ना केदारनाथ, आज से 8 साल पहले 2013 में, तो उससे मैं स्कूल में थी, तो सबकी सैलरी कटी थी। आप चाहो ना चाहो, कोई पूछा नहीं गया, किसी को पैसे देने ने, सबकी सैलरी कट के ही मिली। और कहा था ये सबसे लोअर ग्रेड का, 4th ग्रेड का आदमी से लेके और राष्ट्रपति तक की सैलरी कटी थी। उससे बहुत करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए ना। एक आदमी की एक दिन की सैलरी बहुत होती है सरकारी में, तो करोड़ों रुपए की वजह से फर्क कितना पड़ना है। अब आप ये देखो, जिसको 50,000 महीने के मिल रहे हैं, उसको एक दिन के कितने मिल रहे हैं? अगर एक दिन के कट गए उसके रुपए तो क्या फर्क पड़ गया? एक महीने अगर उसको 48 मिल जाएंगे तो ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? 50 में काम कर रहा है, 48 एक महीने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2-2 हजार इकट्ठे करके देश की कितनी बड़ी आबादी, और ये तो 50 वाले के इतने कटे हैं। सोचो जिसकी लाख है, 1.5 लाख है, इतनी बड़ी सैलरी, उसकी ज्यादा कट जाएगी सैलरी, दिक्कत नहीं आएगी फिर। नेक्स्ट टिक करना। थर्ड पॉइंट, राष्ट्रपति राज्य विधानसभा द्वारा पारित सभी धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयक अपने विचार के लिए सुरक्षित कर सकता है। क्या राष्ट्रपति न्यायाधीशों की सैलरी कटवा सकता है? 360 में सैलरी सबकी कटती है, वैसे नहीं कटती, डिबेटेबल भी नहीं है। अगला पॉइंट पढ़ लो। राष्ट्रपति राज्य में संघ के कामों की देखरेख के लिए सेवारत सभी या किसी वर्ग के व्यक्ति के वेतन भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है। गवर्नमेंट के पैसे कटेंगे, चाहे आप सरकार के, केंद्र सरकार के आदमी है, चाहे राज्य के, आपके पैसे कटेंगे। ये टिक कर लो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल हैं, ब्रैकेट में लिखो, जबकि इनका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, या संचित निधि पर भारित व्यय है। जबकि इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है, तो सिर्फ 360 में कटेगा, बाकी इनका वेतन नहीं कटता किसी भी कारण। अपने आप चाहे कोई अपना वेतन कटवा दे। चलो बाकी अब कल की छुट्टी बता दी सर ने, हाँ तो मंडे को कर